नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। मैं श्रीकांत आपके साथ नजर डालते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों पर। आधी कीमत में दवा, बुलडोजर तंत्र मुक्त दिल्ली, एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने की घोषणा पत्र जारी। राजस्थान में एनआईए की कार्रवाई, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी। भारत का रक्षा निर्यात नवंबर तक पहुंचा 7,000 करोड़ के पार, दुनिया में बना दबदबा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय शक्ति और सुरक्षा देने वाले देशों में उभरा भारत। ये नजर डालते हैं खबरों के विस्तार पे। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र आज जारी कर दिया है। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने इस मौके पर कहा कि अगर उनकी पार्टी निगम चुनाव में जीत हासिल करती है तो आधी कीमत में दवा देने के लिए शीला दीक्षित स्वास्थ्य योजना शुरू की जाएगी। इसके साथ ही घरेलू वर्करों को आर्थिक मदद के लिए शीला दीक्षित घरेलू मजदूर कल्याण योजना भी लागू होगी। उन्होंने बताया कि शीला दीक्षित के नाम पर 2 योजनाओं की शुरुआत होगी और बुलडोजर तंत्र मुक्त दिल्ली बनाएंगे। किसी घर या दुकान पर बुलडोजर चलने नहीं दिया जाएगा। मौत कब किसे दबोच ले कहा नहीं जा सकता। यमराज किसी भी समय किसी के प्राण हर सकते हैं। दिल को झकझोर देने वाला ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सामने आया है। वाराणसी में शादी समारोह के दौरान नाचते नाचते एक शख्स की मौत हो गई। नाचते हुए मौत के 5 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि हाल ही में वाराणसी का ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कार ड्राइविंग के दौरान एक शख्स की मौत हुई थी। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुए 1 साल पूरा हो गया। इस दौरान पुलिस व्यवस्था और कानून के पालन की स्थिति में क्या बदलाव हुआ? इस 1 साल में सबसे ज्यादा फोकस पुलिस की जनता में इमेज को सुधारने पर रहा। पुलिस ने अपनी इमेज के साथ साथ इमारतों और ऑफिस व्यवस्था में भी बदलाव किया। इस दौरान अच्छे व्यवहार के लिए पुलिस स्टाफ को इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी गई। 1 साल में पुलिस सुधार के साथ जन सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया। आने वाले 10 दिसंबर को पुलिस कमिश्नर सिस्टम को 1 साल पूरे हो रहे हैं। वहीं इंदौर के पुलिस और भोपाल के पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। 1 साल में भोपाल में कमिश्नर के सभी 38 थानों और पुलिस कोर्ट में हाईटेक करने की कोशिश की गई है। इसके तहत पुलिस की सभी बिल्डिंग का रंग लाइट ग्रे और इसकी बॉर्डर लाल रंग के हो गए हैं। पुलिस के मार्क और तस्वीर इन सभी भवनों में मौजूद रहेंगे। वहीं पुलिस स्टाफ के अलावा आम जनता के थाने में बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र के में भारतीय जनता पार्टी विधायक सुरेश धस के विरुद्ध 8 मंदिरों की जमीन पर कब्जा करने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में विधायक की पत्नी, भाई मनोज रत्ना फारके और असलम पठान समेत लोगों को भी नामजद किया गया। विधायक सुरेश धस के विरुद्ध मंदिरों की जमीन पर कब्जा करने की शिकायत भीड़ जिले के राम खाड़े ने की थी। इसे पर सुरेश धस ने औरंगाबाद खंडपीठ के समक्ष याचिका दाखिल की थी।
औरंगाबाद खंडपीठ ने कहा था कि इस मामले में शिकायतकर्ता के बयान को प्राथमिकता माना जाना चाहिए और पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद विधायक सुरेश धस और औरंगाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद खंडपीठ के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद राष्ट्रीय पुलिस स्टेशन की टीम ने मंगलवार को देर रात भाजपा विधायक सुरेश धस सहित 7 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। राजस्थान के कई जिलों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस को भी अपने साथ लिया गया है। एनआईए की विभिन्न टीमें दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अलग-अलग बदमाशों के ठिकानों पर रेड कर रही है। करीब 1 महीने पहले भी 28 अक्टूबर को एनआईए ने इस तरह के सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के विभिन्न बदमाशों के ठिकानों पर रेड की थी। हाल ही में पंजाब के फरीदकोट में डेरा प्रेमी हत्याकांड के बाद एक बार फिर से लॉरेंस गैंग के गुर्गे एनआईए के निशाने पर है। भारत ने 1 नवंबर 2022 तक 7 करोड़ का रक्षा निर्यात का आंकड़ा हासिल कर लिया है और वित्त वर्ष पूरा होते होते इस आंकड़े में 15,000 करोड़ रुपए तक के जाने की उम्मीद है। यह जानकारी अधिकारियों ने डेटा से प्राप्त की है। डेटा के मुताबिक भारत ने इस साल 1 नवंबर तक 7,034 करोड़ रुपए की रक्षा सामग्री का निर्यात किया है। सूत्रों का कहना है कि कुछ प्रमुख रक्षा सौदों का इस साल के अंत या 2023 की शुरुआत तक पूरा होने का अनुमान है, जिसके बाद यह आंकड़ा ऊपर जा सकता है। वहीं 2021-22 में भारत के रक्षा निर्यात की कीमत 12,814 करोड़ थी। 2014-15 के बाद इसमें उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान यह आंकड़ा मात्र 1940.64 करोड़ का था। और आपको बता दें कि भारत के निजी क्षेत्र का इस पूरे रक्षा निर्यात में एक बड़ा हिस्सा है, जहां देश ने 2025 तक अपने वार्षिक रक्षा निर्यात को 35,000 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वहीं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर के 25 प्रमुख हथियारों के निर्यातकों में भारत का स्थान 23वां है। भारत की वैश्विक स्तर पर हथियारों के निर्यात में 2017-21 के बीच 0.2% की हिस्सेदारी रही है, जो पहले के सालों में 0.1% थी। वायुसेना स्टेशन आगरा में आसियान देशों के साथ वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय खत्म हो गया। 3 दिन तक चले इस अभियान में आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी, स्थिर और प्लानिंग, डिस्प्ले, टेबल टॉप बहु एजेंसी अभ्यास शामिल किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभ्यास के दूसरे दिन क्षमता प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए और विश्वास व्यक्त किया कि समन्वय में मित्र राष्ट्रों के साथ राष्ट्रीय हितधारकों की भागीदारी आपदा प्रबंधन क्षमताओं में और वृद्धि करेगी। वहीं आगरा के वायुसेना स्टेशन में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के दौरान नियोजन क्षमता प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए। समन्वय अभ्यास में नागरिक प्रशासन, सशस्त्र बलों, एनडीएमए, एनआईडीएम, एनडीआरएफ, डीआरडीओ, बीआरओ, आईएमडी, एनआरएस और इन्फोसिस सहित आपदा प्रबंधन में शामिल विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियों के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में सक्षम रहा है। अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले आसियान सदस्य देशों के साथ डोमेन ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता था। जहां पर क्षमता प्रदर्शन कार्यक्रमों के में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत अपने नागरिकों के साथ साथ क्षेत्रीय भागीदारों को मानवीय सहायता एवं आपदा राहत प्रदान करने के लिए क्षमता में के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में राष्ट्र क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमने क्षेत्रीय ढांचों के माध्यम से जुड़ाव पैदा करके बहुपक्षीय साझेदारी को मजबूत किया है। इसमें संकट की स्थितियों में तेजी की प्रतिक्रिया को सक्षम करने के लिए अंतर क्षमता में सुधार किया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति संवेदनशील है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि समन्वय में मित्र राष्ट्रों के साथ राष्ट्रीय हितधारकों की भागीदारी आपदा प्रबंधन क्षमताओं में भी और वृद्धि करेगा। राजनाथ सिंह ने श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, मोजबिया, मालदीव तथा
मेडागास्कर में राहत कार्यों के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की भूमिका को सराहा है। दक्षिण कोरिया के हवाई रक्षा क्षेत्र में 2 चीनी और 6 रूसी युद्धक विमान घुस गए हैं। सेना ने इसकी जानकारी दी है और इस हरकत के बाद दक्षिण कोरिया की सेना ने अपने लड़ाकू विमान को तैनात कर दिया है। वही माना जा रहा है कि दक्षिण कोरिया का चीन और रूस के बीच तनाव और बढ़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार सियोल के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि चीनी H-6 बॉम्बर सुबह लगभग 5:50 पर दक्षिण कोरिया के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी तटों में से बार-बार घुसा और बाहर निकल गया। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया है कि 2 चीन और 6 रूसी लड़ाकू विमानों ने बिना किसी सूचना के उनके हवाई सीमा में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा कि कुछ घंटे बाद ये विमान जापान सागर से हवाई रक्षा क्षेत्र में फिर घुसे थे, जिसे कोरिया के पूर्वी सागर के रूप में जाना जाता है। केन विलियमसन के नेतृत्व वाली न्यूजीलैंड टीम ने वनडे सीरीज 1-0 से जीत ली है। तीसरे और अंतिम मैच में इंडिया न्यूजीलैंड की टीम अच्छी स्थिति में थी, लेकिन बारिश के चलते यह मैच भी रद्द हो गया। इससे पहले कीवी टीम ने पहले मुकाबले में भी 300 से अधिक रन बनाकर जीत हासिल की थी। वहीं दूसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। T20 सीरीज टीम इंडिया ने 1-0 से जीती थी। इस तरह न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज में मिली हार का बदला भी ले लिया है। वहीं तीसरे वनडे में भारतीय टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 219 रन ही बना पा सकी थी। वाशिंगटन सुंदर ने सबसे अधिक 51 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 18 ओवर में 1 विकेट पे 4 रन बना लिए। डेवन फर्नांडिस ने 38 और विलियमसन ने 0 पर नाबाद रहे। गुजरात के 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी और आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि शायद नतीजों के बाद जीतने वाले उम्मीदवारों की सूची में आपका नाम भी न हो। वहीं उन्होंने कांग्रेस को भी गुजरात में मुख्य विपक्षी पार्टी माना है। लेकिन समाचार में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि इन राज्यों को देश की प्रतिभा के संपूर्ण इस्तेमाल के लिए तकनीक, कानून और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की चुनौती को तवज्जो देते हुए दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी शायद अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई द्वारा कट्टरपंथ विरोधी प्रकोष्ठ स्थापित करने की घोषणा एक अच्छी पहल है और जिस पर केंद्र और राज्य विचार कर सकते हैं। गुजरात में कल होने जा रहे पहले चरण के चुनाव में देखते हुए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने पहले चरण की तैयारियों को लेकर कहा कि पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग सहित सभी जरूरी तैयारियां की जा चुकी है। साथ ही ईवीएम की आज से रिसीविंग भी शुरू हो जाएगी, जहां से उन्हें पोलिंग स्टेशन में भेजा जाएगा। पोलिंग स्टेशन के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। बता दें कि गुजरात के में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में और चुनाव होने वाले हैं, जो 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को होगी। गुजरात की कुल 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण में 89 सीटों और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। फिलहाल गुजरात में बीते 2.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद बताई जा रही है। बहरहाल मौजूदा गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी को समाप्त होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की चुनौती को कब तवज्जो न देते हुए दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी शायद ही अपना खाता नहीं खोल पाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के द्वारा कट्टरपंथी विरोधी प्रकोष्ठ स्थापित करने की घोषणा एक अच्छी पहल है, जिस पर केंद्र राज्य सरकार विचार कर सकती है। उन्होंने कहा गुजरात में भाजपा अभूतपूर्व जीत करेगी और लोग को हमारी पार्टी और हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है।
हरियाणा की खेल नगरी भिवानी इन दिनों साइबर ठगों के निशाने पर है। यहाँ हर रोज नए-नए लोग से नए-नए तरीके से ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल क्रिकेट में सट्टा लगाने के लिए मशहूर ऐप ड्रीम 11 के नाम पर ठगने वाले 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भिवानी पुलिस ने आरोपियों से 32,000 रुपए बरामद किए हैं। वहीं आरोपियों पर 1 लाख रुपए ठगने का आरोप भी है। साइबर क्राइम पुलिस के एसएचओ विकास ने बताया है कि उन्हें केलिंगा गांव निवासी जय कुमार ने शिकायत की थी कि किसी युवक ने उसे फोन कर ड्रीम 11 पर 1 करोड़ रुपए जिताने का झांसा देकर 1 लाख रुपए का ठग लिए हैं। इसकी जांच के दौरान यूपी के सुल्तानपुर से हिमांशु और शिवम को गिरफ्तार कर 32,000 रुपए बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों ने अपने दोनों और साथियों के मिलकर ड्रीम 11 पर करोड़ों रुपए जिताने का झांसा देकर ठगी का खेल किया। इजरायली स्क्रीन राइटर, लेखक और फिल्म निर्माता नादाव लापिद ने 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को वल्गर प्रोपेगेंडा कहकर विवाद खड़ा कर दिया। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक भयंकर विवाद छिड़ गया। बॉलीवुड से लेकर राजनीति से जुड़े लोगों ने उनके इस बयान की कड़ी निंदा की है। अब बढ़ते विवाद के बीच नादव लापिद ने सफाई दी और खुलासा किया कि उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को अश्लील क्यों कहा। नादव लापिद ने चारों तरफ विवाद से घिरने के बाद अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने इसके बारे में बोलना सर्वोपरि पाया है। उन्होंने समझाया कि वह कश्मीर में भारतीय नीति को सही ठहराने वाली फिल्म से हैरान थे। इस फिल्म में उन्होंने फांसीवादी विशेषताएं को पाया। यह फिल्म 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर आधारित होने पर ये नादव ने खुलासा किया कि अगर इस तरह की फिल्में इजराइल में बनती है तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। एमसीडी चुनाव यानी दिल्ली नगर निगम चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राजधानी कॉलोनियों, झुर्गियों और रिहायशी इलाकों के कायाकल्प को करने को लेकर एक मास्टर प्लान सामने रखा है। दिल्ली के सभी सांसदों के साथ मौजूद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के विकास का खाका रखा और कहा कि जल्द ही पीएम उदय योजना के तहत दिल्ली के 50 लाख लोगों को फायदा होगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने कालका जी में बने गरीबों के लिए घर की चाबी लाभार्थियों को सौंपी थी। कुछ और योजनाएं आवास भी अभी आएंगी। केंद्रीय सरकार ने जहां झुग्गी वहां मकान योजना पर काम किया। दिल्ली की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 1.67 करोड़ मानी गई थी, जो कि अब अगले साल जनगणना होगी दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से अधिक होगी। जो हमारी स्कीम अभी लागू है, जहां झुग्गी मकान के तहत 10 लाख लाभार्थी होंगे, हमने मैनिफेस्टो में भी कुछ फिगर इसके दिए हुए हैं। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसमें एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटें शामिल हैं। मगर जैसे ही मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो रहा है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है और अब इस मामले को लेकर पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं। ग्राम पंचायतों सदस्यों और बीडीसी सदस्यों पर अनुचित दबाव बना रहे हैं। वहीं आज करीब 11:17 पर राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग के दफ्तर शिकायत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा है। न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए अडानी समूह की खुली पेशकश के बीच प्रणय कार्य और राधिका रॉय ने 29 नवंबर से आर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड के निर्देशक के रूप में इस्तीफा दे दिया है। प्रणय राय एनडीटीवी के अध्यक्ष हैं और राधिका राय कार्यकारी निर्देशक हैं।
एनडीटीवी के एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि आरआरपीआर होल्डिंग के बोर्ड ने सुदीप्त भट्टाचार्य, संजय पुगलिया और सेथिल सिनोनिया चेंगलवारन को निर्देशक मंडल में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। एक खबर के मुताबिक 23 अगस्त को गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने टेलीविजन चैनल एनडीटीवी लिमिटेड में 29.18% हिस्सेदारी को खरीद लिया है। उसके बाद समूह ने कहा कि वह कंपनी में और 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नियमों के हिसाब से एक खुली पेशकश शुरू करेंगे। आफ्ताब अमीन पूनावाला ने जिस खतरनाक तरह साजिश रचकर अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या करके उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए, उसके बाद ये इस वारदात को जिसने भी सुना वह हैरान है। इस दर्दनाक हत्याकांड के कुछ ही समय बाद आफ्ताब के संपर्क में आई उसकी नई गर्लफ्रेंड को एक बार भी नहीं लगा उस फ्लैट में आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की, लेकिन ये सब सुनकर उसके होश उड़ गए। ये लड़की श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब के संपर्क में आई थी और आफ्ताब ने छतरपुर के उसी फ्लैट में मिलने जाती थी। जब दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब की हिस्ट्री खंगालना शुरू किया तो पुलिस को नई जानकारी मिलने लगी। पता चला कि आफ्ताब कई अलग-अलग डेटिंग ऐप के जरिए दूसरी युवतियों को भी झांसा देकर उनसे संपर्क में था। जब जांच आगे बढ़ाई गई तो पुलिस को बम्बल ऐप के जरिए एक ऐसी लड़की के बारे में भी जानकारी मिली जो श्रद्धा की हत्या के करीब 12 दिन बाद यानी 30 मई को आफ्ताब के संपर्क में आई थी। ये लड़की पेशे से चिकित्सा के प्रोफेशन में थे। वहीं पुलिस को पता चल लगा कि ये लड़की कत्ल के बाद इससे आफ्ताब के संपर्क में थी, तो इससे पुलिस ने पूछताछ की है। लड़की ने बताया है कि वो आफ्ताब से मिलती थी, तब उसके व्यवहार से ऐसा नहीं लगा था कि उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है या उसके दिमाग में इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का है। हरियाणा के 60गंज के मकान में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला बिजली विभाग ने 22 लाख रुपए के करीब बिजली बिल भेजा है। विरोध में बुजुर्ग महिला ने निगम कार्यालय के दफ्तर के बाहर ढोल बजवाया, मिठाई बांटी। दरअसल पानीपत में सब डिवीजन बिजली निगम कार्यालय में बिजली बिल ज्यादा आने पर अलग तरह की खुशी मनाई गई है। संतनगर की रहने वाली 65 वर्षीय महिला सुमन का 60 गज का घर का बिजली बिल 21,89,000 रुपए आया है, जिसके बाद उन्होंने बिजली निगम में ढोल बजवाए और अधिकारियों के लिए मिठाइयां लेकर पहुंच गई। बुजुर्ग महिला सुमन का कहना है कि उसके पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, वह अपना घर बेच देने जा रही हैं, जिसकी खुशी में उन्होंने निगम में ढोल बजवाए हैं। सुमन अपने 60 गज के घर में अकेली रहती थी और मित्तल फैक्ट्री में मजदूरी का काम करती थी। चीन के तानाशाह किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया को सुपर पावर बनाने की कसम खा ली है। अमेरिका का दावा है कि वो इसकी बराबरी करना चाहता है। अमेरिकी अखबार के अनुसार उत्तर कोरिया जो मिसाइल प्रशिक्षण कर रहा है उसका मकसद सिर्फ इतना है कि किम जोंग उन प्रशिक्षणों में इस साल अमेरिकी की बराबरी करना चाहता है। बता दें कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की तरफ से लगातार मिसाइल दागी जा रही है। कई शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण दक्षिण कोरिया को धमकाने के लिए भी किया गया। किम जोंग का विश्वास 18 नवंबर को और बढ़ गया जब आईवीसीएम होनसोंग 17 मिसाइल का प्रशिक्षण उन्होंने अपनी बेटी की मौजूदा में किया। ऐसा माना जा रहा है कि मिसाइल अमेरिका को भी निशाना बना सकती है। अब तक देख रहे थे आप देश दुनिया की बड़ी खबरें हमारे साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए आगे हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। नमस्कार।